हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट क्या होता है। धारा 211 से 221 हमें देखना है। 211, 212, 212 में आपने देखा कि ड्यूटी ऑफ रिजनेबल केयर एंड स्किल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 211 में आपने देख लिया है। और ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस बाय प्रिंसिपल, तो ये बातें देख ली। अब हम 213 देखते हैं। सेक्शन 213 बहुत नॉर्मल सा है, पढ़िए। एजेंट्स अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। आप देख लो, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। आपने पहले भी किसी सेक्शन में देखा है कि जो भी अकाउंट होगा, अगर कोई फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए दायी होगा, फ़ायदा होगा तो उसकी अकाउंटिंग करके बताएगा। तो सिर्फ अकाउंटिंग करना ही नहीं, अकाउंटिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी लेखा जोखा है उसको रखना। और बेयर प्रोविज़न सिर्फ इतना कह रहा है, एन एजेंट इज़ बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। प्रिंसिपल भाई मालिक है, उसके निर्देश पे, उसके व्यवसाय का वो प्रतिनिधि है, एजेंट है। तो उसके लिए अगर कार्य किया जा रहा है तो प्रिंसिपल जब भी कहेगा कि हमें लेखा जोखा दिखाओ, तो शब्द जो हैं 213 में वो कह रहे हैं इज बाउंड, मतलब बाध्य है, बाध्यकारी है। तो ये उसका कर्तव्य है, कर्तव्यों में से एक है। और इसमें नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट डज नॉट डिस्पेंस विद हिज ड्यूटी बाय सिंपली रेंडरिंग अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल, rather he has to give explanation to the accounts as well as present vouchers supporting the accounts। इसमें जो केस एक है, मामला है मनकलाल वर्सेस सांवल दत्ता का। इसमें कहा गया है कि सिर्फ आप अकाउंट बता नहीं दोगे कि ये अकाउंट है, इतना हिसाब है, ये आपका पैसा बचा है, नहीं, आप सारे सपोर्टिंग जो बिल वाउचर्स होते हैं वो सारा जो अकाउंट को आपके सपोर्ट करते हैं कि आपने किन बिल वाउचर्स के अगेंस्ट क्या पेमेंट किया है, क्या रिसीव किया है, तो आपको सारी चीज़ें उसको देनी हैं। और इसमें यह भी एक बात शामिल होती है कि जो आपके पास अकाउंटिंग के बाद, लेन देन के बाद जो भी धन बचा हुआ है, यू हैव टू रेमिट इट टू योर प्रिंसिपल। तो ये आपके दायित्व होते हैं, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स अंडर सेक्शन 213, ठीक है। इसमें इतना ही। 214 क्या कह रहा है, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। 214 में कहा गया एक लाइन में, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेशन से, ड्यूटी टू कम्युनिकेट से क्या आशय निकलता है कि आप अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन में बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी डीलिंग में, कोई आपको डायरेक्शन की आवश्यकता है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप प्रॉपर कम्युनिकेशन अपने मालिक से, जो प्रिंसिपल है, उससे बना के रखिए, जिससे उसके निर्देशों के अनुसार काम किया जा सके। अदरवाइज़ क्या होगा, एजेंट विल बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई मेरे कहने से मुझे आपने बताया कि कोई भी अगर महत्वपूर्ण मटेरियल फैक्ट है तो उसको कम्युनिकेट जरूर करें। तो 214 में यही कहा जा रहा है, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन द केसेस ऑफ डिफ़िकल्टी। कोई कठिनाई है तो बात करो ना, मालिक है, उसका सामान है, उसके लिए कार्य कर रहे हो, तो उस डिफ़िकल्टी से कैसे निपटना है उसके निर्देशानुसार काम करो। एटलीस्ट इन्फॉर्म हिम, एटलीस्ट एन एजेंट शुड इन्फॉर्म हिज प्रिंसिपल अबाउट एनी ऑफ द डिफ़िकल्टी इन रनिंग द बिजनेस। तो टू यूज ऑल रीजनेबल diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions। ठीक है, अगर उससे जो बात करनी है, इसमें लाइन अगली कही गई है कि जो कम्युनिकेट किया जाना है प्रिंसिपल से, उसमें वो ड्यू डिलीजेंस यानी युक्त सतर्कता लागू करेगा, बरतेगा, यानी युक्त सतर्कता उससे बरतेगा कम्युनिकेट करने में। मतलब ये क्यों कहा गया कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है बिजनेस में, कुछ उससे ये लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस इनसे चाहिए या इनको शेयर करना चाहिए, जो मटेरियल फैक्ट हो, ध्यान दीजिएगा, आपके बिजनेस में, तो उसको वो कम्युनिकेट करे और विद ड्यू डिलीजेंस करे, और जो इंस्ट्रक्शंस मिलने हैं उसमें भी वो सतर्कता बरते कि हाँ प्रॉपरली मुझे कम्युनिकेट चीज़ें हो जाएं। तो ये बात होती है।
अब देखिए नोट में इसमें यही दिया गया है, प्रिंसिपल मस्ट हैव नॉलेज टू ऑफ एवरी सब्सटेंशियल फैक्ट टू एजेंसी। भाई मालिक है ना, उसके लिए काम हो रहा है तो ये उसका अधिकार है, ठीक है। मस्ट हैव नॉलेज कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इट इज़ हिज राइट टू नो अबाउट हिज बिजनेस। तो जो एजेंसी उसने क्रिएट करी है उसको ये सभी एवरी सब्सटेंशियल फैक्ट, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उसकी नॉलेज में होने चाहिए। किसकी नॉलेज में? प्रिंसिपल की नॉलेज में। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब इस चीज़ के लिए क्या होगा, कैसे उसको पता लगेगा? दैट एन एजेंट शैल बी कम्युनिकेटिंग टू एवरी सच फैक्ट। अब वो उसको पता कैसे लगेगा, मालिक को पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए चाहिए कि जो भी ऐसे मटेरियल फैक्ट हैं उनको कम्युनिकेट करे एजेंट अपने प्रिंसिपल को। जो भी मटेरियल फैक्ट उस एजेंसी में, जो एजेंसी क्रिएशन हुई, जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया गया, उससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उसको कम्युनिकेट करता रहे। ड्यूटी टू कम्युनिकेट में ये मामला आता है, जय भारती कॉरपोरेशन वर्सेस SVPNSN राजशेखरा नाडार का मामला आता है। एजेंट को अपने मालिक से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो झूठ बोलता है तो जो भी लॉसेस होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति का सारा दायित्व किस पे चला जाता है? एजेंट पे, क्योंकि उसकी ड्यूटी है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विद ड्यू डिलीजेंस। और कैसे? जैसा कि एक आदमी, एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति अपने उसी तरह के व्यवसाय में करता अपने। तो इस तरह से जब उसको करना है कार्य और वो झूठ बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे ये केस जो आता है, एक एजेंट होता है, उसको कुछ खरीदारी करने का इंस्ट्रक्शन होता है, और आप जानते हैं कि इम्प्लाइड या एक्सप्रेसली अगर प्रिंसिपल ने कोई अथॉरिटी दे रखी है तो उसको करना है। तो इसको इंस्ट्रक्शन था कि आप कुछ खरीदारी कर लो, जो भी माल वाल रहा होगा उसकी खरीदारी का मामला था। तो उसने खरीदारी नहीं करी, ठीक है, और झूठा कम्युनिकेशन किया अपने प्रिंसिपल से कि माल वाल जो आपने जैसे कहा था खरीद लिया गया है, और इस समय ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, तो जैसे ही ये ख़त्म होगी वैसे ये माल आपको आपके पास भेज दिया जाएगा। सोचिए, झूठ बोला। और भाई ठीक है, प्रिंसिपल भी सोचेगा चलो माल खरीद लिया गया, कल की डेट में रेट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद ही सही, मेरे पास ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था, उसने कोई खरीदारी नहीं की थी, कुछ नहीं करी थी। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो विनिश्चय है, जो निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है ना, आप याद होगा आपको 212 में क्या कहा गया था, जरा देखिएगा। देखिए उसमें कहा गया था एन एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। तो कैसे करेगा? या तो उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करेगा, या जो भी कस्टम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो व्हेन द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज, इफ एनी लॉस बी सस्टेन्ड, ही मस्ट मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल। तो कहा गया कि ये 212 का ही एक तरह से, जो 212 को अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो इन्होंने जो यहाँ पे नेग्लिजेंस किया है, मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट क्या था? नेग्लिजेंस तो ये हुआ कि जो कहा गया वो उन्होंने किया नहीं। मिसकंडक्ट क्या हुआ? अपने ही मालिक को अपने ही कर्तव्यों के प्रति अंधेरे में रखा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कहीं ना कहीं से 212 के दायरे में आता है, उसका ये आचरण जो है और जो उसका उपेक्षा, नेग्लिजेंस। तो इसलिए जो भी नुकसान हुआ, मान लीजिए कि रेट कुछ बढ़ गया होगा, कुछ क्या पर्याप्त बढ़ गया होगा, तो जो भी नुकसान होगा कौन लायबिल होगा? लायबिल होगा आपका जो एजेंट है। क्यों इसने ऐसा मिसकंडक्ट किया? तो ड्यूटी टू कम्युनिकेट में एक ये बात आएगी कि नॉट टू मिसकम्युनिकेट। आप गलत कम्युनिकेशन मत करिए, सही बात करिए। ठीक है, तो 214 में भी इतना ही है। 15 देखते हैं, 15 में क्या कहा गया? 15 थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट माने विवाद, विवाद को टालना। किस चीज के विवाद का? ये कौन टालेगा? ड्यूटी टू अवॉइड किसका है? ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट किसका होगा? ये एजेंट का है। एजेंट्स ड्यूटी, एजेंट्स ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट।
किस चीज़ में? उसकी जो ड्यूटी है और उसका जो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट माने हित और ड्यूटी माने कर्तव्य। देखिए, जब आपका कुछ कर्तव्य हो किसी भी पद पे, और उसी जो कार्य आपको उस पदेन अधिकारी होते हुए करना है और उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट आ जाए, तो आपको किसको प्राथमिकता देनी होगी? आपको अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी, अपने हितों को वहाँ पे नहीं लाना होगा। तो यही कहा गया कि 215 में कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ माल बेचना है, ठीक है, कुछ माल बेचना है, एजेंट जो है उसको लगता है कि ये माल अगर मैं ही खरीद लूँ, ये माल अगर मैं ही खरीद लूँ तो कल की डेट में मुझे पता है, चूँकि एजेंट मार्केट में है, उसको पता है कि हो सकता है कि ये कुछ इसका रेट बढ़ जाए और मैं इससे फ़ायदा कमा लूँ। ये तो डायरेक्ट हित उसके समझ में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट हित ऐसे मामलों में दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी अगर उस माल को वो खरीदना चाहता है तो रेट भले ही जो प्रिंसिपल ने फिक्स किया है उतना दे दे, लेकिन चूंकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि ये बात प्रिंसिपल के नॉलेज में ला दे कि ये कोई नहीं, मैं ही इसको खरीद रहा हूँ, आप जो रेट बोल रहे हो वही रेट मैं दे रहा हूँ और मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक। तो और मान लीजिए कि ड्यूटी है उसका बेचना, उसका इंटरेस्ट है कि खरीदना, तो ड्यूटी और इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? मतलब दोनों में टकराव कैसे होगा? जो इंटरेस्ट है हमारा, अगर किसी सामान को खरीदने में इंटरेस्ट है तो हम चाहेंगे कि ये हमको कैसे मिल जाए? कम से कम में मिल जाए। तो हम चाहेंगे ना सस्ते से सस्ते में ये चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, यह आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी होगी एज एन एजेंट कि आप उस चीज़ को अधिक से अधिक दाम में बेच के अपने मालिक को फ़ायदा पहुँचाएं। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्य और हितों के टकराव को टालना पड़ेगा। ये ड्यूटी है आपके एजेंट की। अब 215 जरा पढ़ लेते हैं। 215 में कहा गया, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, बात कहा गया है एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट। अकाउंट माने अपने लिए काम कर रहा है, तो क्या होगा? इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, जिस एजेंसी में वो एजेंट है, और विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड एक्वेंटिंग हिम with all material circumstances which have come to his own knowledge on the subject। देखिए, दो बातें इसमें हैं। पहले तो अगर अपने लिए काम करना चाह रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड टेक द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहां पे आपको लिखना है, अभी दो बातें और देखेंगे। तो पहले तो अपने प्रिंसिपल से, आप एजेंट हो, अपने लिए काम करना चाह रहे हो उसी एजेंसी में, तो आप कंसेंट लो। कंसेंट कैसे लोगे? उसको मिसगाइड करके, मिसलीड करके नहीं। उस सब्जेक्ट मैटर का जो भी मैटेरियल फैक्ट होगा उसको क्या करोगे? आप प्रिंसिपल की नॉलेज में ले आओगे। वो क्या कहा गया है? एक्वेंटिंग हिम विद ऑल मटेरियल सर्कमस्टांसेस। टू एक्वेंट ऑल मटेरियल फैक्ट्स। समझ रहे हो आप? टू द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट हैं उस सब्जेक्ट मैटर में जिसमें आप अपने अकाउंट में अपने लिए काम करना चाह रहे हो, उस एजेंसी में, उस विषय वस्तु में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देन सेकेंड वन, ऐसे नहीं गलत फहमी में डाल के उसको नहीं लोगे। माल बिकने वाला है मार्केट में 500 का, आप उसको ये नहीं कहो कि अरे साहब बिक तो नहीं रहा है, 350 में बिक रहा है,
आप कहो तो 400 में मैं ही ले लूं, तो कंसेंट तो आपको हो सकता है मिल जाए। बीइंग एन एजेंट ये बहुत कौन सा फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज वेरी वेरी मच फिड्यूशियरी रिलेशन। बहुत ज़्यादा ये वैश्वासिक संबंधों पे निर्भर करता है एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू एक्वेंट ऑल द मटेरियल, जो भी तात्विक तथ्य हैं उनको जानकारी में लाए प्रिंसिपल के और फिर उसकी सहमति ले। दो बातें हो गई। द प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। आगे बात आ रही है कि प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट माने विखंडित कर सकता है अगर इफ द केस शोज either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealings of the agent have been disadvantageous to him, right? अगर ये दो बातें आपने नहीं करी हैं और अब यहां पे आ जाता है प्रिंसिपल का राइट, प्रिंसिपल्स राइट टू रेप्यूडिएट, विखंडित करने का अधिकार आ जाता है उस ट्रांजैक्शन को जिसको आप अपने लिए कर रहे हैं। दो परिस्थितियों में, देयर आर टू सिचुएशंस इन विच प्रिंसिपल कैन रेप्यूडिएट दैट ट्रांजैक्शन। क्यों जो यहां पे आपको कहा गया है टू एक्वेंट ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, आप एजेंट हो तो आपकी ड्यूटी है कि सारे मटेरियल फैक्ट को बता दो। और अगर प्रिंसिपल को ये लग गया कि एजेंट हैज कंसील्ड व्हाट कंसील्ड एनी सच मटेरियल फैक्ट, तो क्या होगा? मटेरियल फैक्ट तो क्या होगा? वो रेप्यूडिएट कर सकेगा। या उसको लग सकता है कि द ट्रांजैक्शन डन बाय एजेंट इज डिसएडवांटेजियस टू हिम। ये दो बातें यहां याद रखिएगा, दो बातें यहां याद रखिएगा कि अगर जो एजेंट है वो अपने अकाउंट में अपने लिए उस एजेंसी में काम करना चाह रहा है, कोई ट्रांजैक्शन अपने व्यवहार में अपने लिए करना चाह रहा है, तो he should first take the consent of principal by the method of acquainting him all the material facts of that subject matter to the principal। ये हो गया। दूसरी चीज क्या होगी? तो यहां से अगर सहमति मिल जाती है, उसके बाद भी अगर प्रिंसिपल को ये दो बातें पता लगती हैं कि एजेंट ने सारी जो मटेरियल फैक्ट्स थे वो मेरे नॉलेज में लाके कुछ छुपा लिया है, ठीक है, अगर उसको ये पता लगता है या उसको लगता है ये जो इसने मेरे लिए काम किया इससे बेहतर बाहर ऑप्शंस थे, इट इज डिसएडवांटेजियस माने अलाभदायक, हानिकारक कह सकते हैं, सीधे सीधे हानिकारक स्थिति है, तो वो कहेगा छोड़ो इसको, तुम विखंडित करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, और अगर मुझे कोई नुकसान हुआ है तो वो भी भुगतान करो। ठीक, तो ये आपका 215 कह रहा है। 215 का इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, इसको आप समझ लेंगे। A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering that B has bought the estate for himself, may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him. देखिए दो बातें हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है इसमें A हैं, वो है प्रिंसिपल, इन्होंने B को अपना एस्टेट संपदा, कोई B को कुछ जरूर अगर लगता है कि ये फायदेमंद है एस्टेट अगर मैं ही खरीद लूँ, तो B अपना दिमाग लगाते हुए C के नाम से, ये A को ना पता लगे कि मैं ही ले रहा हूँ, C के नाम से इसको परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे सेक्शन 215 के तहत प्रिंसिपल को A को क्या अधिकार मिल जाएगा अगर वो ये साबित कर दे, कहा गया है ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बात हो जाएगी। A on discovering that B has bought the estate for himself, ये पता लगे अगर A को कि B ने ये जो C के नाम से अपने लिए ही स्टेट खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया?
या क्या उसने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस स्टेट के बारे में, इस डीलिंग के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में छुपा लिया है और तब ये ट्रांजैक्शन उसने किया है सी के नाम से अपने लिए। रेपुडिएट कर सकेगा, विखंडित कर सकेगा, सी बी से कहेगा नहीं ये तुम्हारा कार्य सही नहीं माना जाएगा। और या उसको ये पता लग जाए, ये साबित हो जाए कि ये जो इसने डील करी है सी को, अगर हम ओपन मार्केट में किसी कहीं और डी किसी और को बेचते तो ये हो सकता है कि ज़्यादा रेट में बिक जाती। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिसएडवांटेज टू प्रिंसिपल। तो डिसएडवांटेज है तो भाई उसका राइट बना रहेगा कि वो उसको विखंडित कर दे जो उसके एजेंट ने करी है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण इसका है, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज स्टेट, बी ऑन लुकिंग ओवर द स्टेट बिफोर सेलिंग इट। ए ने बी से कहा कि हमारी ये संपदा तुम बेच दो। अब भाई ठीक है, बी अगर एजेंट है तो बी को एक बार उसको देखना परखना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या कीमत मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये जब इस स्टेट को मतलब कोई संपदा रही होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर मकान, कोई फार्म हाउस, तो जब ये जाते हैं तो इनको एक कमरे में गड़ा हुआ धन का पता लग जाता है। इमेजिन करिएगा, या कोई ऐसी खदान है जिसमें से कुछ निकलने की उम्मीद है, माइन कोई चाहे चांदी ही निकला है भाई, कोयला ही निकला है, कुछ निकला है कि मतलब उससे उसको बेनिफिट हो सकता था। तो उसको जब ये पता लगा तो उसने सोचा कि अब इसको बताने की क्या ज़रूरत है, इसने बेचने कहा है चलो हम ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो क्या करता है अपने लिए ही खरीद लेता है, उसको बता देता है कि चलिए सर मैं ही अपने लिए खरीद ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिए बी क्या करेगा, एजेंट क्या है प्रिंसिपल की नॉलेज में ला देगा कि सर मैं इसको खुद खरीदना चाहता हूँ। कंसेंट की बात है ना 215 में, कंसेंट मिल गया। अब वहाँ पे नीचे क्या थी कि ऑल द मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज टू द प्रिंसिपल। ये इसने नहीं किया, ये इसने नहीं बताया कि सर वहाँ पे एक चांदी की खान है या यहाँ पे कुछ गुप्त खड़ा हुआ धन है, वो चीज़ नहीं बताता है एजेंट, और इस बात को छुपा के ए प्रिंसिपल से उसको अपने नाम से खरीद लेता है। तो जब ए को पता लगा कि इसने ये मेरे साथ चीट किया है तो ए का 215 में ये राइट बन जाएगा कि वो कहे कि तुमने मटेरियल फैक्ट मुझसे कंसील किया है, सो इट इज़ राइट ऑफ माइन टू रेपुडिएट दिस ट्रांजैक्शन। गॉट इट? तो 215 ये खत्म होता है। 216 की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर 215 के तहत एजेंट ने कोई बिजनेस अपने अकाउंट अपने नाम से कर लिया, अपने लिए कर लिया, तो उसमें जो भी फ़ायदा होगा वो प्रिंसिपल वापस ले सकता है, ऐसा कहना है 216 का। बुशे वर्सेस अल्ट का मामला जो है इसको आप समझिए पहले, फिर आपको 216 समझ में आ जाएगा। ठीक है, 215 और 216 एक मतलब ट्रांजिशनल मामला होता है, उसमें से इसमें परिवर्तन हो जाता है धीरे से, पता नहीं लगता। तो 215 और 216 को मिक्स करके बात करेंगे। उसमें पहले हम ये केस पढ़ लेते हैं, डी बुशेस वर्सेस अल्ट का मामला है। इसमें होता क्या है, जो ये वादी हैं इन्होंने अपना जहाज, एक पुराना हो गया रहा होगा, शिप है, जलयान है, इसको क्या किया, एक कंपनी को दे दिया, एक कंपनी को दिया कि भैया इसको बेच दो। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एक एजेंट नियुक्त किया, इनकी परमिशन से कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट एक नियुक्त किया कंपनी ने और कहा भैया ये एक शिप है, आप इसको 90,000 पाउंड, 90,000 पाउंड किसकी डिमांड थी, इनकी, जिनकी शिप थी, उन्होंने कहा 90,000 पाउंड में तुम बेच दो। उस समय इस एजेंट ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन 90,000 में ये शिप नहीं बिक रही थी। ध्यान दीजिएगा, अब इसने क्या किया, शिप को एजेंट खुद ही खरीद लेता है। ठीक है, नहीं बिक रही, बहुत देखिए यहाँ पे गुड फेथ की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेट मतलब विश्वसनीयता है वहाँ पे। लेकिन ये 90,000 रुपये में जब एजेंट अपने लिए खरीद के पैसे इनको भेज देता है, ठीक है, आगे क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद युद्ध हो जाता है, और युद्ध में पहले इन शिप्स का बहुत मायने होता था। ठीक है, तो ये जो जहाज थी, ये जो शिप था, ये ज़्यादा में बिक गया, भाई डिमांड हुई, तो जो एजेंट था उसने इसको 1,20,000 में किसी और को बेच लिया। जब इनको पता लगता है, इनको ये पता लगता है कि शिप 1,20,000 में, वादी को पता लगा कि मेरी शिप तो एजेंट ने ही खरीदी थी और अपना ही फ़ायदा कमा लिया, तो इसने क्लेम कर दिया कि बिना मेरी सहमति के इन्होंने मेरी ही चीज़ खरीद ली थी और उससे इन्होंने फ़ायदा कमा लिया है। तो
इनको ये पैसा वापस करना चाहिए। कोर्ट का निर्णय है कि आप अगर ऐसा कोई काम कर जाते हैं तो आप ये पैसा, आप जो भी फायदा कमा लिए हो वो वापस करो। 216 इसी बात का प्रोविजन करता है। ठीक है, अब यहां पे बात अगर ये होती कि ये कंसेंट, यहां पे देखिए सब कुछ फेयर था, माल नहीं बिक रहा था, जहाज नहीं बिक रही थी, कोई ग्राहक नहीं था और उतने में भी बिकना मुश्किल हो रहा था, तब इसने 90,000 अपने लिए खरीद लिया। बस यही बात इसको कम्युनिकेट कर देनी चाहिए थी, जो अभी हम कम्युनिकेशन पढ़ चुके, इसको यही बात कम्युनिकेट कर देनी चाहिए थी जो हमारे 214 में कहा गया। 214 के अकॉर्डिंग एजेंट शुड मेक प्रॉपर कम्युनिकेशन इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। तो ये डिफिकल्टी थी ना, माल नहीं बिक रहा था तो बता दो, वैसे भी बता दो। अब यहाँ पे आएगा एजेंट की ड्यूटी, तो वैसे भी बताओ कि मैं इसमें चूंकि अपने अकाउंट में काम करना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप प्रायर कंसेंट लो बिना कोई मटेरियल फैक्ट छुपाए। तो यहाँ इन्होंने कंसेंट नहीं ली, इनको बताया नहीं, तो बाद में बेचारा, मतलब इसको कहेंगे इसके साथ अन्याय ही हो गया, लेकिन कानून अपने हिसाब से चलेगा, वो भावनाओं पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे उसको 1,20,000 वापस करना पड़ा। यही चीज़ 216 में कही गई है, अब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट, यानी प्रिंसिपल को राइट है उस फायदे का, गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग, एजेंट्स डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर एजेंट जो एजेंसी का बिजनेस है उसमें अपने नाम से अपने लिए कार्य संव्यवहार कर रहा है, तो उसमें जो भी फायदा अगर उस उठा लेता है तो वो मिल जाएगा किसको, प्रिंसिपल उसको क्लेम कर सकता है। इफ एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल, बात वो आ गई विदाउट नॉलेज, यहां पे जो मुद्दा आया कि विदाउट नॉलेज नहीं होना चाहिए। विदाउट नॉलेज अगर वो काम कर गया तो डील्स इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ऑन हिज ओन अकाउंट इंस्टीड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। अब यहां देखिए बिक रहा था तो अपने ही नाम से ये सब काम कर गया, अपने ही लिए खरीद लिया। तो अगर प्रिंसिपल के नाम से न करके अपने नाम से काम कर जा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फॉर द ट्रांजैक्शन। अगर उसको कोई फायदा हो गया है तो वो एंटाइटल्ड है क्लेम करने के लिए प्रिंसिपल उस फायदे का। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। ठीक, अब ए ने बी से कहा ये घर मेरे लिए खरीद लो, एक जो घर था, और बी क्या कहता है, इट कैन नॉट बी बॉट। मतलब उसको लगा कि ये अगर घर मैं ही खरीद लूं तो मैं इसको 2 महीने बाद ज़्यादा पैसे में बेच सकता हूं। तो उसने क्या कहा कि ये भैया घर नहीं खरीदा जा सकता। प्रिंसिपल से उसने कम्युनिकेट किया कि इट कैन नॉट बी बॉट। आगे क्या होगा, एंड बाइज द होम फॉर हिमसेल्फ, वो घर वो अपने लिए खरीद लेता है। फिर क्या होगा, ए में ऑन डिस्कवरिंग दैट बी हैज बॉट द हाउस कंपेल हिम टू सेल टू ए एट द प्राइस ही गेव फॉर इट। अब बी, यहां पे ए ने बी से कहा कि ये जो घर है ये मेरे लिए तुम खरीदो। बी एजेंट हैं, बी ने कहा ये नहीं खरीदा जा सकता। इनके दिमाग में था ये सस्ता घर मिल रहा है मैं खरीद लूं, इन्होंने अपने लिए खरीद लिया। ए को जब ये पता लग गया तो ये बी को कंपेल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाध्य कर सकते हैं क्या, कि जितने पे तुमने खरीदा है, जितने पे तुमने खरीदा है वो पैसा मुझसे लो और ये घर मुझे दो। तो ये है 216 का प्रावधान। 217 छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहां पे देखिए ड्यूटी नहीं शब्द लिखा है। 217 में एजेंट्स राइट की बात की गई है, रिटेनर। तो हम जब राइट्स बात करेंगे तो 17 को बात करेंगे। अभी 18 आप देखिए तो 218 क्या कहता है, ड्यूटी टू पे सम्स। ड्यूटी टू पे सम्स, इट इज द एजेंट्स ड्यूटी। क्या है, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। जो भी पैसा उसने एजेंसी में एजेंट के तौर पे काम किया है और प्रिंसिपल के लिए प्राप्त किया है, वो पैसा प्रिंसिपल का है, वो प्रिंसिपल को सारा पैसा वो देगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं कहा गया। सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। डिडक्शंस की बात अभी आगे आएगी कि जो भी अगर उसने कुछ खर्चे किए हैं, कुछ उसकी
सैलरी वैलरी का मामला है, तो उन सब चीज़ों को वो डिडक्ट करेगा, बाकी जो पैसा बच रहा है वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देगा। तो ये 218 में कहा गया। ठीक है, तो यहां पे आपकी ड्यूटी वाला पोर्शन पूरा खत्म होता है।